हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम उसकी क्या देखने वाले हैं बेटा, तो अब उसकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। और ये भी लेक्चर जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा देन तुम्हारा एक्सरसाइज 1.3 बहुत अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। तो चलो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा जिसे हम लोग जानना जरूरी करेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था, और किसके लिए देखा था, तो एडिशन के लिए देखा था और सब्ट्रैक्शन के लिए देखा था। और तुम्हें पता होना चाहिए कि चाहे जो भी प्रॉपर्टी हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, इवन कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है वो सभी के सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होते हैं, जैसे कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो हम लोगों ने तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स का क्या होता है। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं ना बेटा कि एक इंटीजर ले लिया 5 और इस 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -7 से। एग्जैक्टली क्या आएगा, तो 5 7 ज़ा 35। और तुम्हें पता है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स के 5 इंटू -7 इज इक्वल्स टू -35। तुम ध्यान दोगे तो ये 5 इंटीजर है। अच्छा, ये -7 भी इंटीजर है बेटा, और दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई किए तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, इंटीजर ही आया। इसका मतलब ये पता चला कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट ऑलवेज इंटीजर ही होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि a इंटू बी अगर करते हैं देन जो हमें ए बी आता है तो ये ए बी भी इंटीजर ही होता है। इट मीन्स के a अगर इंटीजर है और b अगर इंटीजर है देन a इंटू बी भी इंटीजर होगा। क्लियरली तुम्हें यहाँ पे बस इन्हीं बातों को ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्या याद रखना है बेटा, सम ऑफ टू, सम नहीं बेटा, यहाँ सम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कहेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, उन बातों को मैं लिख ही देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इज ऑलवेज, इज ऑलवेज एन इंटीजर, एन इंटीजर। ठीक है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर जो है वो हमारा इंटीजर ही होगा। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, इंटीजर ही देगा। इसका मतलब ये हो गया कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर ही आ गया। अच्छा, दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर ही आता था, बिल्कुल आता था। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही आता था, बिल्कुल आता था। यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों के तीनों ऑपरेशन क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको इन बातों को ध्यान रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा वो है आपका कॉम्यूटेटिविटी, या फिर यूं कह लो कि कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ या फिर यूं कह लो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ही लिख लो, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देख रखा था कि ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे ले लिया बेटा 9 इंटू -4 कर लिया। ठीक है, और किसी ने क्या किया कि -4 इंटू 9 कर लिया। तो बेटा दोनों को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 9 4 द 36 और माइनस में 36 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 4 द 36 और प्लस माइनस माइनस में 36 आएगा। इट मीन्स के दोनों इक्वल है। ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव हो जाता है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। तो हम यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि अगर a कॉमा बी
ये ए और बी हमारा इंटीजर्स हो, क्या हो बेटा, इंटीजर्स हो, देन हम ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी, यहाँ पे प्लस नहीं, ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू ए। ऑर्डर को रिप्लेस कर देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो लिख करके, या फिर उसी बातों को बाद में लिख कर मल्टीप्लाई कर लो, बोथ आर इक्वल। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव, ठीक है, इंटीजर्स कैसे होते हैं बेटा, कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो यहाँ पे लिख लो इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव, इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कह दिया कि कॉम्यूटेटिव नहीं बेटा, इंटीजर्स नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है किसके लिए, तो इंटीजर्स के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, कॉम्यूटेटिव। किसी ने तुमसे कह दिया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन का इंटीजर्स में, देन तुम कहोगे ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, क्लियरली। चल, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ गए, देन अब हम लोग समझते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है बेटा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ रखा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि हमने थ्री इंटीजर्स ले लिया, 5 इंटू 3 इंटू 2 ले लिया बेटा, ठीक है। तो अब फिर से मैंने 5 इंटू 3 इंटू 2 ले लिया, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग अब अलग तरीके से करेंगे, पहले 5 और 3 को ग्रुप कर लेंगे, दैट मीन्स 5 और 3 को सॉल्व करेंगे, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या है, पहले 3 और 2 को ग्रुप कर रहे हैं, इसका मतलब 3 और 2 को सॉल्व करेंगे, देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा बेटा कितना होगा 15, और इंटू में 2 लिख दो, 15 इंटू 2 कितना होता है 30 होता। यहाँ भी देख लो कि 5 को तो रहने दोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, 3 2 जा 6 लिखोगे, अब 5 6 जा कितना होता है बेटा 30 होता। यानी दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप ग्रुपिंग चाहे जैसे भी कर लें, पहले दो को ग्रुप कर लें फिर या फिर बाद वाले दो को ग्रुप करें, बोथ आर इक्वल। देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए बी सी थ्री इंटीजर्स हैं बेटा, ये सभी के सभी कितने सारे इंटीजर्स हैं, थ्री इंटीजर्स हैं, देन तुम ये कह सकते हो ए इंटू बी इंटू सी। अच्छा एक बार और लिख लेते हैं, ए इंटू बी और इंटू में सी। देखो बेटा क्लियर है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर करके सी में किया जाए, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए में किया जाए, बोथ आर इक्वल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लियर हो गया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपने जान लिया। अब इसके बाद आपको रोल समझना है, किसका रोल समझना है, तो जीरो का रोल समझना है बेटा, थर्ड था तो ये अब हम फोर्थ लिख रहे हैं, रोल ऑफ जीरो, के मल्टीप्लिकेशन में जीरो का क्या रोल है, इन बातों को समझना है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन में जीरो का क्या रोल है, तुम जानते हो कि किसी भी इंटीजर्स में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उसका फाइनल रिजल्ट जीरो होगा, या जीरो में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे देन तब भी जीरो ही आने को है। सपोज दैट कि 6 में हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो आया, -3 में हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तब भी जीरो आया, ठीक है। अगर मैंने 4 में 4 नहीं लेते बेटा, जीरो ले लेते हैं, पहले पहले जीरो में -4 से मल्टीप्लाई किया देन तब भी जीरो ही आएगा। क्लियर है, तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं बेटा कि आप ए में जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा, या फिर जीरो में ए से मल्टीप्लाई करो देन तब भी जीरो ही आएगा। तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन में जीरो का जो रोल है ना, वो बहुत ही बड़ा रोल है कि वो सबको जीरो बना देता, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट 5 इंटू 4 इंटू -2 इंटू -4 फाइनली क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब जीरो से मल्टीप्लाई हुआ देन सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो देन रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ये हुआ कि उस कूड़े को उसको जीरो बना देगा, ठीक है, बढ़िया।
अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर। अब ये फिफ्थ नंबर में देखना, रोल ऑफ वन। अब वन का रोल हम लोग देखेंगे कि वन कैसे मल्टीप्लिकेशन में एक्ट करता है, बिहेव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, -6 में अगर वन से मल्टीप्लाई कर दिए तो बेटा -6 ही आएगा, या वन में भी आप -6 से मल्टीप्लाई करते देन तब भी -6 ही आता। हमें ये पता चला कि अगर सर किसी भी इंटीजर्स में वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इंटीजर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहता है, उसकी कोई आइडेंटिटी लूज नहीं होती है, ए के जैसा ही रह जाएगा। या फिर यूं कह लो कि हम वन में भी किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो ए ही रह जाएगा, या फिर जो इंटीजर में मल्टीप्लाई किए हैं वो इंटीजर इंटीजर ही रह जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि ए से कोई उसके आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ता। देन हम लोग कह सकते हैं कि वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही रह जाता। अच्छा, मैं तुमसे पूछ ले रहा हूँ कि जीरो को क्या कहते थे? जीरो को बेटा क्या कहते थे? जीरो इज कॉल्ड, वो भी एक आइडेंटिटी होता था, याद करो। यस, एग्जैक्टली, जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी? क्योंकि जीरो को ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वन को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे जरा देखना, क्या -1 भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा? बेटा ध्यान देकर करके बताना, सोच समझ करके। सपोज दैट 6 में मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया बेटा? ये तो हो गया -6। तो अब 6 का आइडेंटिटी -6 के जैसा हो गया। इट मीन्स कि 6 के जैसा नहीं रहा, इसीलिए हम लोग -1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना कहेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, चलो आपने रोल ऑफ वन भी देख लिया। अब इसके बाद हमें एक पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, या फिर यूं कह लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहो, पूरे के पूरे सभी के सभी सेम है। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में भी मैंने बताया हुआ है। नहीं बेटा, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वहां पे मैंने नहीं बताया, ये तुम्हारे लिए नया होगा, इसीलिए यहाँ पे ध्यान से देखना। हमने क्या किया ना कि एक ले लिया नंबर 6 और एक ले लिया मैंने 2 और दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखना, ये 10 जो है ना बेटा, एक बार 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, होगा बिल्कुल होगा, तो 10 इंटू 6 कर लेंगे। ठीक है, और ये प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। फिर ये वाला जो 10 है एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो एग्जैक्टली कर लो, तो 10 इंटू 2 कर लो। फाइनल सॉल्व करो, 10 6 जा 60 और प्लस में 10 2 जा 20, और 60 और 20 कितना होता है बेटा? 80 होता। तो अब यहाँ पे भी आप सॉल्व कर लोगे तो 6 टू 8 हो जाएगा, इंटू 10 करोगे तो कितना आने को है बेटा? 80 आने को है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ये जो 10 है ना, ये एक साथ 6 के साथ, एक बार 6 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और ये 10 एक बार 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब बेटा बांटना। ठीक है, ये 10 एक बार 6 के साथ बट गया, एक बार 2 के साथ बट गया, बीच में प्लस था तो प्लस दिला गया। इसका मतलब ये हो गया कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नॉर्मल जनरल फॉर्म में लिखना होगा। देन आप ऐसे कहेंगे कि अगर a को हम b प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं देन क्या हो जाएगा? a इंटू बी होगा, और प्लस का साइन दे कर करके हम लोग क्या बोलेंगे? a इंटू सी, a इंटू सी होगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा रहता a इंटू, यहाँ पे b की जगह b रहता, केवल प्लस की जगह माइनस सी रहता, देन तुम क्या कहते कि a को एक बार मल्टीप्लाई करोगे b से तो a इंटू बी हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी हो जाएगा। तो ये दो बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है मल्टीप्लीकेशन में। क्या रखना है कि अगर a को
बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा, और क्लियरली ए को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी माइनस ए सी आएगा। बेटा इसको नॉर्मली हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, और ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं भी दो तब भी आपके लिए वैसा ही रहता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे, देन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो हमने क्या किया ना यहाँ पे कि 4 into 3 कर लिया, सपोज दैट, अच्छा 4 into 3 नहीं, पहले हमने क्या किया कि अच्छा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हें बताया ना, देखो यहाँ 10 को 6 + 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या हो गया ना कि 10 into 6 कर लो और फिर 10 into 2 कर लो और दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर करके आप ऐसा ले आए। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसको इसमें भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे आरएचएस को एलएचएस में, जैसे ए यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट है, तो बेटा हम ए को कॉमन निकाल लिए तो इसमें क्या बच गया, बी बच गया तो बी लिख लिए, अब प्लस के जगह हम प्लस लिख लिए और सी के जगह हम यहाँ पे सी लिख लिए। तो ऐसा करना आना चाहिए, अगर ऐसा आप कर लेते हैं देन ये समझिए कि आपने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझ लिया है। क्लियर? आगे देखो हम वैसा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 into 3 माइनस में 4 into 8। अब तुम यहाँ ध्यान दोगे कि ये जो 4 है ना, ये 4 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट है और ये 4 8 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट है, और ये दोनों एक टर्म है, ये दोनों एक टर्म है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व कर करके एक ही टर्म आने वाले हैं, एक ही नंबर आने वाले हैं। तो ये 4 जो है दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, तो 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे। एग्जैक्टली जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद हमारा ऐसा दिखेगा, 4 कॉमन हो गया, उसका ब्रैकेट शुरू करेंगे। 4 आपने बाहर निकाल लिया बेटा, क्या बचा, केवल और केवल 3, माइनस के जगह पे माइनस, आपने 4 को तो बाहर निकाल लिया, क्या बचा, केवल और केवल 8 बचा। तो एग्जैक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया ना, यहाँ पे जो बातें की वो ये की कि ए बी माइनस में ए सी था, देन आपने क्या किया, दोनों तरफ से ए को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बी लिख लिया और माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पे क्या लिख लिया आपने, सी लिख लिया। एग्जैक्टली ये वाला काम आपने किया। तो दोनों तरीके से आपको करना आना चाहिए। अब ये आपका एंड हो गया प्रॉपर्टी। अब आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 1.3 जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा, उसको आप बना लोगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को सॉल्यूशंस को करेंगे और फिर देखेंगे कि आप कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए। बेटा मेहनत करो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, करोगे तो सीख ही जाओगे। जितना डिटेल से जितना बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ उतना में तो तुम यूं समझो कि एक एक्सपर्ट बन जाओगे उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का। ठीक है, यहीं तक आज की क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।